हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन को हम लोग उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेन्स है उसमें जो डिफरेंसेज हैं, एक ही डिसेंट से जो रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो डिफरेंसेज हैं उनको हम क्या कह रहे थे? वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन। हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप में चेंज होने से जो वेरिएशन आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। जो हेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी वेरिएशन आते हैं, लेकिन उनको जो है हम नहीं देखेंगे, वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि फ्लावर पहले जो है रेड है, उसके बाद इन्वायरमेंट्स का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा तो वो पिंक हो गया, लेकिन वो क्या है? वो हेरिटेबल नहीं होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसे वेरिएशन की बात करेंगे जो हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जैसा कि मेंडल ने बताया था, सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन से, सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह है क्रॉसिंग ओवर। जैसा कि हम लोग मियोसिस में पढ़े हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि क्रोमोसोमल सेगमेंट का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते थे ना। तो ये क्रॉसिंग ओवर या फिर सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन से भी जेनेटिक वेरिएशन की ओरिजिन होती है। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है, जो सेकंड कारण होता है जिसको हमको पढ़ना है, म्यूटेशन। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि जितने भी हमारे लक्षण हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो लक्षण हैं वो सभी जीन से निर्धारित होते हैं। और जीन कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम में। तो अगर कोई क्रोमोसोम में कोई चेंज होता है, भाई क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो जाता है, कोई सेगमेंट ऐड हो जाता है, एडिशनल हो जाता है, उसमें ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट टूट करके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है, तो उससे क्या होता है? वेरिएशन आता है। उससे क्या होता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ये क्या है? म्यूटेशन की वजह से, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। कोई क्रोमोसोमल सेगमेंट टूट गया, वो फिर से रिवर्स होकर के जुड़ गया, इन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, जो जीन है, उनमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो उससे जो परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। ये सडन होते हैं, ये सडनली होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे, इसकी डिफिनीशन को भी समझेंगे। अभी ये समझिए कि सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशन आता है और म्यूटेशन से भी क्या आता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, अगर ये जो वेरिएशन है ये क्रोमोसोम में हुए चेंज की वजह से है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन लेवल पे हुआ है, स्मॉल लेवल पे हुआ है, जीन्स का जो सीक्वेंस है, जैसे जो जीन्स के जो बेसेज हैं चेंज आता है, तो इसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। ठीक है, और पहला जो हमने बताया कि क्रोमोसोम लेवल पे अगर कोई वेरिएशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, ये सभी टाइप्स जो है अभी हम पढ़ेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन पढ़ेंगे तो हम ये सारे जो है आपको बताएंगे। जीन म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या है, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन क्या है, नहीं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सारी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग म्यूटेशन की डिफिनीशन को देख लेते हैं। अभी हम लोग म्यूटेशन की डिफिनीशन को देख लेते हैं। ठीक है, म्यूटेशन में हम कहते हैं कि इट इज सडन। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is not due to segregation and recombination.
तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप में सडनली होने वाला चेंज जो कि रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन से नहीं हुआ है, किसी दूसरे फैक्टर से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में चेंजेस हो जा रहे हैं, डिलीशन हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है, ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ये जीन्स के जो बेस पेयर में चेंज हो जा रहा है, जीन्स के बेस पेयर ऐड हो जा रहे हैं, डिलीट हो जा रहे हैं या फिर रिप्लेस हो जा रहे हैं, है नहीं। तो उनसे जो चेंजेस होता है वो जो है म्यूटेशन के तहत आता है, जबकि सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन से भी अंतर आता है नहीं, लेकिन वो जो है म्यूटेशन के तहत नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो म्यूटेशन है ना, ये फिनोटिपिक भी हो सकता है और फिनोटिपिक नहीं भी हो सकता है। जैसे जो म्यूटेशन है इसमें क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे चेंज हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जेनेटिक लेवल पे तो चेंज हो गया लेकिन फिनोटाइप में हमको डिफरेंस नहीं दिखता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो आगे पढ़ेंगे साइलेंट म्यूटेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन है इसको सबसे पहले एक इंग्लिश फार्मर थे, सेठ राइट, इंग्लिश फार्मर थे एक सेठ राइट, इंग्लिश फार्मर थे सेठ राइट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1791 में 1791 में देखा था। एक्चुअली इनके पास भेड़ें थी, इनके पास बहुत सारी भेड़ें थी, है नहीं, उनको ये डेली जो है चराने ले जाते थे। ठीक है, तो इनके पास जितनी भी भेड़ें थी वो सब लंबे पैर वाली थी, वो सारी जो है लंबे पैर वाली थी। लेकिन अचानक इनको एक ऐसा मेमना दिखा, मेल लैम्ब दिखा, है नहीं, मेल लैम्ब, जो भेड़ का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्ब। ठीक है, तो ये नर था, मेल लैम्ब। ये इनको ऐसा दिखा जो कि बहुत ही छोटे पैर वाला था, ये जो है छोटे पैर वाला था। तो ये जो है क्या था, ये म्यूटेशन था, ये म्यूटेशन की वजह से हुआ था। ठीक है, इसका यूज करके अभी हम लोग जो है भेड़ की जो एनकॉन नाम की जो ब्रीड आती है, एनकॉन नाम की जो ब्रीड आती है, उनका जो है डेवलपमेंट इसी का यूज करके जो है किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो मेल लैम्ब देखा था, शॉर्ट लेग्ड मेल लैम्ब, वो जो है म्यूटेशन के थ्रू था। लेकिन अब ये तो एक फार्मर थे, तो इनको आइडिया नहीं था कि ये म्यूटेशन है, इन्होंने टर्म थोड़े ना दिया म्यूटेशन, है नहीं, इन्होंने तो केवल देखा उसको। लेकिन आगे चल करके जब साइंटिस्टों को पता चला तो फिर अभी हम बताएंगे आगे, जैसे कि डार्विन जो है आए थे, डार्विन भी जो है इस तरीके के चेंजेस को ऑब्जर्व किए और रियलाइज किए कि इस तरीके की भी चेंजेस होते हैं, लेकिन उनको इसका जो इम्पोर्टेंस है उसकी जानकारी नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने भी अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कुछ चेंजेस को जो है लिखा है कि इस तरीके के चेंजेस होते हैं, लेकिन इन्होंने उसको म्यूटेशन नाम नहीं दिया, इन्होंने उसको नाम दिया स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स, इन्होंने उसको स्पोर्ट्स नाम दिया। ठीक, अच्छा, डार्विन के ही जस्ट बाद जो है एक वान कोलेंकर नाम के जो है साइंटिस्ट आए, वान कोलेंकर, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है इस प्रकार के जो चेंज हैं उनको साल्टेशन नाम दिया, उनको जो है साल्टेशन नाम दिया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बाद एक वान कोलेंकर जो कि जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो इस तरीके के परिवर्तन हो रहे थे उनको साल्टेशन नाम दिया। अभी इन्होंने म्यूटेशन नहीं कहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1791 में भाई सेठ राइट ने म्यूटेशन को एक हिसाब से डिस्कवर किया, है नहीं। 1859 में चार्ल्स डार्विन, है नहीं, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नाम दिया स्पोर्ट्स, है नहीं, इन्होंने स्पोर्ट्स नाम दिया। इनके जस्ट बाद जो है वान कोलेंकर नाम के साइंटिस्ट है, वान कोलेंकर, इन्होंने जो इस तरीके के परिवर्तन है उनको क्या नाम दिया, साल्टेशन, उनको क्या नाम दिया, साल्टेशन। इसके बाद 1900 में एक ह्यूगो डी वरीज नाम के साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि हॉलैंड से थे, इन्होंने, आपको पता है कि ये मेंडल के
फाइंडिंग्स को इन्होंने रीडिस्कवर भी किया था कॉल कॉरेंस और एरिक वान सर्मेक के साथ में, ठीक है। तो इन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे काम किया, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इस पे इन्होंने काम किया और इन्होंने सडनली होने वाले हेरिटेबल चेंज को म्यूटेशन नाम दिया। तो जो म्यूटेशन नाम है वो इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया। जो टर्म म्यूटेशन है वो ह्यूगो डी वरीज के द्वारा जो है दिया गया। तो इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सडनली हेरिटेबल चेंज होता है जो कि रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन से नहीं है, उसको इन्होंने म्यूटेशन नाम दिया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे काम किया था। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है और इसको इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवनिंग प्राइमरोज, क्योंकि इसमें जो है ना इवनिंग में फ्लावर खुलते हैं। मोस्टली फ्लावर्स में क्या होता है, मॉर्निंग में फ्लावर खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसमें जो फ्लावर खुलते हैं वो इवनिंग में खुलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है। और ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसी पे ह्यूगो डी वरीज ने काम किया था और म्यूटेशन को जो है ऑब्जर्व किया था, फिर म्यूटेशन इन्होंने नाम भी दिया था। तो जो टर्म म्यूटेशन है वो इन्हीं के द्वारा, ह्यूगो डी वरीज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन टर्म तो दे दिया, लेकिन जो सिस्टमेटिक स्टडी है म्यूटेशन पे, ठीक है, वो जो है टीएच मॉर्गन के वर्क के बाद जो है स्टार्ट हुई। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने 1910 में 1910 में ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे काम किया। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, फल मक्खी, ठीक है। तो इस पे इन्होंने काम किया 1910 में। अच्छा, ये जो देख रहे थे ये सारी जो है रेड आई कलर वाली जो है मक्खियां थी। ये जो थी ये रेड आई कलर वाली जो है मक्खियां थी। इनको अचानक एक वाइट आई कलर वाली जो है मक्खी दिखी। तो ये भी जो था ये क्या था, म्यूटेशन की वजह से था। ये किसकी वजह से था? म्यूटेशन की वजह से था। तो जब टीएच मॉर्गन ने ये देखा कि भाई रेड आई वाली जो ड्रोसोफिला है उसमें म्यूटेशन के थ्रू जो है व्हाइट आई वाली ड्रोसोफिला आ गई है नहीं, तो इन्हीं की स्टडी के बाद जो है क्या हुआ, म्यूटेशन पे सिस्टमेटिक स्टडी जो है होना स्टार्ट हो गई कि भाई ये जो वेरिएशन हो रहा है ये तो नेचर में स्पॉन्टेनियसली हुआ है, स्वतः हुआ है, इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है साइंटिस्ट के माइंड में आने लगा। तो 1927 में एच.जे. मुलर नाम के साइंटिस्ट ने, एच.जे. मुलर नाम के साइंटिस्ट ने जो है ड्रोसोफिला में ही जो है इन्होंने एक्स रेज के थ्रू म्यूटेशन को इंड्यूस किया। एक्स रेज के थ्रू जो है क्या किया, म्यूटेशन को इंड्यूस किया आर्टिफिशियली। तब इन्होंने बताया कि जो एक्स रे हैं, जो एक्स किरणें हैं, उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, मुलर ने तो भाई ड्रोसोफिला पे काम किया और बताया कि एक्स रे जो है म्यूटाजेन है, मतलब ये म्यूटेशन को काज कर सकती है, ठीक है। ऐसा एजेंट जो कि म्यूटेशन को काज करे उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन, ठीक है। तो इन्होंने एक्सरेज को एज ए म्यूटाजेन बताया कि हम भाई इसको भी हम एज ए म्यूटाजेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके एक साल बाद जो है 1928 में, कुछ लोग 1929 भी बताते हैं, ठीक है। तो 1928 में स्टैडलर नाम के साइंटिस्ट आ गए, स्टैडलर, है नहीं, स्टैडलर, ठीक है, ये आ गए। इन्होंने जो है बार्ले में काम किया, इन्होंने बार्ले में काम किया और बताया कि एक्सरेज को जो है हम बार्ले में भी यूज कर सकते हैं म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टैडलर है इन्होंने बार्ले में तो इंड्यूस किया ही किया, साथ में इन्होंने मेज में भी जो है बाद में वर्क किया और मेज में भी जो है एक्सरेज के थ्रू जो है क्या किया, म्यूटेशन को इंड्यूस किया। तो
तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि हम एक्स रेज का यूज जो है किस में कर सकते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करने में कर सकते हैं। ठीक है, एक्स रेज का यूज जो है हम म्यूटेशन को इंड्यूस करने में कर सकते हैं, चाहे वो जो भी ऑर्गेनिजम्स हो। तो यहाँ से ये बात जो है साइंटिस्ट के माइंड में क्लियर हो गई कि एक्स रेज जो है एज ए म्यूटेजन यूज किया जा सकता है और हम इसके थ्रू जो है म्यूटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो है हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए जेनेटिक वेरिएशन का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि विदाउट चेंज, विदाउट जेनेटिक वेरिएशन वी हैव नो चांस ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमको जो है क्या करना पड़ता है, जेनेटिक वेरिएशन को इंड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये जो म्यूटेशन होता है ये स्पॉन्टेनियसली तो बहुत कम होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁴। ठीक है, तो इतनी कम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जो नेचर में म्यूटेशन होते हैं उनके बेनिफिशियल होने के चांस जो हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, हालांकि जो फर्स्ट म्यूटेशन हमने डिटेक्ट किया था, सेट राइट ने डिटेक्ट किया था 1791 में, वो तो भाई बेनिफिशियल था, उससे हम एनकॉन ब्रीड जो है तैयार कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो हार्मफुल होते हैं। अच्छा, इसी के लिए जो है हम क्या करते हैं, इनको आर्टिफिशियली जो है अपने यूज के लिए, अपने जो क्रॉप प्लांट्स हैं, अपने जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्सरेज है उसका म्यूटाजेनिक एक्शन जो है डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सरेज है ना, जो एक्स किरणें हैं, इसकी खोज जो है रोइंटजेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। रोइंटजेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1895 में। ठीक है, 1895 में एक्सरेज की जो डिस्कवरी है वो रोइंटजेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तक एक्सरेज का म्यूटाजेनिक एक्शन तो डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है, लेकिन 1946 में ऑरबैक एंड रॉबसन, इन दो साइंटिस्टों ने मस्टर्ड गैस और कुछ केमिकल कंपाउंड्स का भी जो है म्यूटाजेनिक एक्शन डिस्कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो है फिजिकल और केमिकल, फिजिकल मतलब जो एक्सरेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये इन सब पे जो है डिस्कवरी हुई कि इनका भी जो है म्यूटाजेनिक एक्शन है, इनसे भी म्यूटेशन जो है क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड्स, इथाइल मेथेन सल्फोनेट्स और अदर जो है केमिकल कंपाउंड्स का जो है डिस्कवरी हुआ कि इनके थ्रू भी जो है म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक समझिए कि रिवॉल्यूशन आ गया म्यूटेशन की तरफ। सभी का जो है एक क्यूरियोसिटी बन गई कि हम जो है म्यूटेशन को स्टडी करें कि किस तरीके से जो है हम चेंजेस ला सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन के बाद ये ऐसा फैक्टर था जिसके द्वारा जो है हम अपने डिजायरेबल चेंज ला सकते हैं किसी भी क्रॉप प्लांट्स में, किसी भी एनिमल्स में। ठीक है, तो इस पे एक दिलचस्पी बढ़ गई साइंटिस्टों की कि चलो हम जो है देखते हैं कि भाई किस किस तरीके से जो है हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं और उसको जो है अपने बेनिफिशियल यूज के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्रॉप प्लांट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, अपने एनिमल्स के इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिस्टमेटिक स्टडीज जो है होने लगी म्यूटेशन पे आफ्टर द वर्क ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में कोई सडनली होने वाला जो चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, जो कि रिकम्बिनेशन और सेग्रीगेशन से नहीं होता है, दूसरे फैक्टर्स से होता है। ठीक है, और हमने ये भी समझा कि किसने जो है म्यूटेशन को डिस्कवर किया, किसने उसका नाम दिया, जैसा कि सेट राइट ने उसको डिस्कवर किया और ह्यूगो डिवरीज ने उसका नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने म्यूटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।